धनानंद ने मगध में सूचना तंत्र का जाल बिछा रखा है। यदि मगध में कोई पक्षी भी अपने पर फड़फड़ाता है तो विद्युत गति से धनानंद तक इसकी जानकारी पहुंच जाती है। मगध की सेना में सैनिकों से अधिक गुप्तचर हैं, जो वायु से भी अधिक वेग द्वारा धनानंद तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। मगध तट से नगर के मुख्य द्वार तक और मुख्य द्वार से मगध की गलियों द्वारा होती हुई पहुंचती है एक विशाल भवन तक, जहां रहता है धनानंद का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, मगध का मस्तिष्क। सूचना बड़ी हो या छोटी, धनानंद से पूर्व उसके कानों तक पहुंचती है। अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस। हर ब्राह्मण भिक्षा, धन और भोजन की याचना नहीं करता। अब मगध राज्य शीघ्र देखेगा उस भिक्षुक को जिसकी मांग बहुत बड़ी है। सम्राट कहाँ है? सुना है तुम मगध की सबसे कुशल नृत्यांगना हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सम्राट के सामने अपने नृत्य की प्रस्तुति दूं। मैंने तुम्हारा नृत्य देखने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाया कि तुम्हारे साथ नृत्य कर सकूं, देख सकूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ से कितना पीछे हूं। क्षमा सम्राट, आप ईश्वर हैं। मैं कैसे आपसे प्रतियोगिता का दुस्साहस कर सकती हूँ? साहस ये धन देगा, ये सब तुम्हारा होगा यदि मुझे हरा सको। मुझे स्वीकार है प्रभु। ये धन सबको आनंद देता है।
हार स्वीकार करती हूँ प्रभु। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं नहीं, हम नंदों से श्रेष्ठ कोई नहीं। और जब तुम जानती हो कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, तो क्षत्रियों को नृत्य सिखाना स्वीकार क्यों किया तुमने? क्या उन्होंने अधिक धन अर्पण किया था? मुझसे भी अधिक? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी तो उन क्षत्रियों की भांति ये नहीं सोचती कि हम नापित नंद हर क्षेत्र में उनसे कम हैं? ना, हम नंदवंशी प्रत्येक क्षेत्र में उनसे श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। आप श्रेष्ठ हैं प्रभु, आपका कुल श्रेष्ठ है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं धन के लोभ में धन के लोभ में धनानंद से घात किया तुमने। क्षमा सम्राट, आप ईश्वर हैं। प्राण दान दीजिए। क्या कह दिया तुमने? अब यदि तुम्हारे प्राणदान नहीं किए तो लोग कहेंगे कि मगध का ईश्वर किसी को प्राणदान नहीं दे सकता। जाओ, तुम्हारे प्राण क्षमा किए। दोनों पांव काट दो इसके। नहीं, महामहिम, नहीं सम्राट, नहीं। अत्यंत शुभ समाचार है महामहिम। आपको प्रतीक्षा थी कि कोई क्षत्रिय आकर आपसे सहायता की भिक्षा मांगे, तो वो समय आ गया है। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। कौरव राज्य का पूर्व महाराज बमनी आपसे भेंट करने आ रहा है। सम्राट क्षमा। रुको। मैं एक नित्यांगना हूँ। अगर मेरे दोनों पैर काट देंगे तो मेरा जीवन जीवन नहीं रहेगा महाराज। बहुत प्रसन्न हूं मैं आज। कुछ अच्छा करने का मन हो रहा है। मत काटो दोनों टांगे इसकी, केवल एक। क्या नृत्य के लिए पर्याप्त है महामात्य? जी महामहिम। महाराज, महाराज क्षमा। कहते हैं जब प्रसन्नता होती है तो एक टांग पर नाचने का मन करता है। क्षत्रिय अतिथि पधार रहे हैं महामात्य। उनके आने का प्रबंध करो। जी महामहिम। क्या रॉक्सैन स्वस्थ हो पाएगी या नहीं वैदराज जी? कहा नहीं जा सकता महाराज। यदि आज की रात कट गई तो संभवतः जीवित बच जाए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे। अब भरसक प्रयास कीजिए। रॉक्सैन अपनी आंखें अवश्य खोलेगी। तुम्हें क्या हुआ अंबी कुमार? चिंतित क्यों? मैं नहीं तो बस पुरु को चिंतित देखकर थोड़ा चिंतित हो गया मैं। आज रात्रि ठीक से बीत जाए
मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूं बुरा। एक शत्रु को भी तुम इस प्रकार मरते नहीं देख सकते। यह तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी सोच है। परंतु रॉक्सैन यहां किस सोच के साथ आई है, वो भी दासी के वेश में। मुझे अवश्य इसमें अलेक्जेंडर की कोई ना कोई चाल लगती है बुरा। नहीं हस्ती, मुझे नहीं लगता कि समर इखलाक के लिए अलेक्जेंडर अपनी पत्नी को दांव पे लगाएगा। बात कुछ और है। अम्बी, हमारे गुप्तचरों को सक्रिय करो कि पता लगाएं कि रॉक्सैन यहां क्यों आई है और क्या अलेक्जेंडर को इस विषय में ज्ञात है या नहीं। क्योंकि मेरे विचार से अलेक्जेंडर यह नहीं जानता कि रॉक्सैन यहां पौरव राष्ट्र में है। आखिर हेफेस्टियन को भी रॉक्सैन की कोई खबर नहीं मिली। कहां जा सकती है वो, और ऐसी कौन सी दुआ थी जिसको पढ़ने के लिए मुझे बिना बताए जाना पड़ा। रॉक्सैन की दुआ तुम्हें मिले ना मिले अलेक्जेंडर, लेकिन किसी और औरत की बद्दुआ तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं समझा नहीं मां। मां का मतलब समझते तो किसी औरत के साथ ऐसी हरकत नहीं करते अलेक्जेंडर। तो आप बारसीन की तरफदारी करने आई हैं? नहीं अलेक्जेंडर, एक औरत दूसरी औरत के वजूद से वफादारी करने आई है। मुझे खुशी होती अगर तुम उसके आगे दो रास्ते रखते कि वो गद्दार कहलाकर मरना पसंद करेगी या फिर एक वफादार बीवी बनकर दुनिया के सबसे बड़े शाह को उसका वारिस सौंपेगी। मुझे कबूल होता अलेक्जेंडर अगर तुम उसे गहरी जिस्मानी जख्म देते, लेकिन तुमने तो उसकी रूह को जख्मी कर दिया, उसकी खुददारी और उसकी पहचान को कुचल दिया, उसे जीते जी मरते रहने की सजा दे दी। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है अलेक्जेंडर। ऐसे में औरत की रूह उससे सवाल पूछती है, उसके वजूद पर, उसकी पहचान पर, कि खुदा ने उसे इस दुनिया में क्यों भेजा, ताकि वो मर्द के हाथ का एक खिलौना बन सके या फिर उसकी जीत की जागीर। या फिर एक बेजुबान परिंदा जो उसकी वहशियत का कभी भी शिकार बन सकता है। तुमने बारसीन की नहीं, मेरी बेइज्जती की है अलेक्जेंडर, अपनी मां की। मैंने वही किया जिसके वो लायक थी। अब जज्बातों की राह में बह रही है मां, उसे सबक सिखाना जरूरी था। और मेरी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा तुमने। क्या गलती थी मेरी जो मुझे फिलिप के गुरूर ने कुचल दिया? यही कि मैं खूबसूरत थी, या फिर ये कि मुझे अपनी नस्ल पर फक्र था, या फिर ये कि मुझे फिलिप की हैवानियत के आगे गुलामी करने से इनकार कर दिया। मेरे साथ तो मेरे देवता ज़्यूस थे अलेक्जेंडर, जो मैं दुनिया से लड़ सकी, अपने टूटे वजूद के टुकड़ों को संभालकर फिर से खड़ी हो सकी। लेकिन वो बेचारी बारसीन, वो लाचार क्या करेगी? वही जो एक गुलाम करता है मां, उसे जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि शाह अलेक्जेंडर के सामने कभी अपना सर ना उठाए। अलेक्जेंडर! दुनिया की हर मां अपनी औलाद में उसके वालिद का अक्स देखना चाहती है, लेकिन मुझे लगा मैं खुशनसीब हूं कि मेरी औलाद में उसके दरिंदे वालिद की वहशियत नहीं है।
मुझे लगा कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा गाजी तो है, लेकिन उसके कुछ असूल भी हैं। वो दुश्मनों को नेस्ते नाबूद तो कर सकता है, लेकिन एक औरत की इज्जत करता है। वो अपनी जंगी काबिलियत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने असूलों के जलाल से जाना जाएगा। मगर आज मैं रुस्वा हो गई अलेक्जेंडर। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर तुम्हारी रगों में बह रहा दरिंदा तुम्हारे जहन में आ ही गया अलेक्जेंडर। अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे, तुम फिलिप की औलाद हो, और फिलिप के खून के साथ रहना न मुझे पहले गवारा था और न अब गवारा है। मैं जा रही हूं अलेक्जेंडर, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगी कि अगर तुमने औरत की इज्जत करना नहीं सीखा तो जिंदगी तुमसे जीने की इजाजत वापस ले लेगी। कहीं ऐसा ना हो अलेक्जेंडर कि दुनिया अपने सामने एक और अलेक्जेंडर को खड़ा देखे। मेरा हाथ छोड़ो अलेक्जेंडर। जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद एक पल भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ आपको रोकने नहीं मलिका, कुछ बताने के लिए आया हूं। चलिए मेरे साथ। ये शाह का हुक्म है मलिका, जिससे शाह की मां भी नहीं डाल सकती। चलिए। जब से मैंने होश संभाला है तब से हर लम्हा आपने मुझे ये बताया कि मैं तिफ्तासियुस की औलाद हूँ। ना ही मैंने कोई गलती की और ना ही कोई जुर्म, क्योंकि खुदा हूँ मैं। हम निर्दोषों पर आक्रमण नहीं करते, विशेष करके महिलाओं पर। मेरे सैनिकों से भूल हुई। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। मेरे बर्ताव से उन्हें लगा कि मैं दुश्मन हूँ। और क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? आपने उचित कहा था आचार्य। धनानंद को हमारे आगमन की सूचना मिल गई है। आवश्यक नहीं कि हर स्वागत हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर ही ले जाए। पारव श्रेष्ठ, स्मरण रहे, कभी कभी स्वागत के दानों के नीचे व्याध के बीज भी होते हैं। मगध में पौरव श्रेष्ठ और विष्णुगुप्त चाणक्य का स्वागत। स्वागत के लिए धन्यवाद।
हम अभिभूत हुए। आशा है कि जिस प्रयोजन से हम यहाँ पधारे अब वो अवश्य सफल सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे स्वागत के लिए स्वयं आप जैसे विद्वान जो आए। ये मत भूलिए कि इस ब्राह्मण को लोग राक्षस भी कहते हैं। अमात्य राक्षस। जानता हूं, परंतु यह भी भली भांति जानता हूं कि केवल नाम राक्षस रख लेने से ब्राह्मणत्व समाप्त नहीं हो जाता। अब शास्त्रार्थ में तक्षशिला विद्यापीठ के सूर्य को परास्त कौन कर सकता है? कोई नहीं। यदि लंबी यात्रा करके आए हैं, विश्राम करने के लिए अवश्य कहता, परंतु मैं विष्णुगुप्त चाणक्य को भली भांति जानता हूं। जब तक वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे, विश्राम नहीं करेंगे। उचित कहा आपने अमात्य राक्षस। विश्राम का समय नहीं है हमारे पास। सावधान! भगतपति महावीर नंदकुल शिरोमणि सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। नापित नंदों के साम्राज्य में आप क्षत्रियों का स्वागत है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि इतनी लंबी यात्रा कर यहां पर आने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? क्या कारण है कि आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि नापित नंद के द्वार आया है? हम यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आए हैं मगध सम्राट। प्रयोजन ही भेंट का मूल होता है और स्वार्थ स्वागत का। यदि मेरा कोई प्रयोजन ही ना होता तो ना मैं आपसे भेंट करता और ना ही स्वागत। इस लड़की बारसीन के साथ जो मैंने किया वो बिल्कुल मुनासिब था।
इसने मेरा कत्ल करने की कोशिश की और मैंने इसे सजा दी। इसके साथ वही हुआ जिसकी ये लायक थी और यही खुदा का फैसला भी था। जब से मैंने होश संभाला है तब से हर लम्हा, हर पल आपने मुझे ये बताया कि मैं देवता ज़ीउस की औलाद हूं। मैसेडोनिया के किसी शाह की नहीं। मुझे गाजी बनना है, दुनिया फतेह करनी है। कि मेरे अंदर जो जलाल है वो शाह फिलिप के खून की वजह से नहीं, बल्कि देवता ज़ीउस के तवारूक की आग की वजह से। आपने मुझे हमेशा समझाया कि अगर दुनिया का बादशाह बनना है तो जज्बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। आप ही मुझे लेकर गई थी ना ओरेकल के पास। मेरे अंदर से प्यार और जज्बात को खींचकर आप ही ने बाहर निकाला था ना। आप ही ने समझाया था ना कि मेरा दोस्त मेरी शमशीर है। और आज जब अलेक्जेंडर दुनिया का खुदा बन चुका है, पूरी दुनिया पर मैसेडोनिया का परचम लहरा रहा है और मुझे गुनहगार ठहरा रही हैं आप। ना ही मैंने कोई गलती की और ना ही कोई जुर्म, क्योंकि खुदा हूं मैं और खुदा गलती नहीं करते। समझिए आप, कोई मुझे फतेह नहीं कर सकता, कोई मेरे जलाल का मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा हूं मैं और जो खुदा के सामने सर उठाएगा वो कुचला जाएगा। आज जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जो शाह सिकंदर के खिलाफ जाएंगे वो कुचले जाएंगे। फिर वो पोरस हो या फारसी, सबका यही हाल होगा। जो सजा मैं मुकर्रर करूंगा वो उनका मुकद्दर होगा, क्योंकि अब मैं उनके मुकद्दर का सिकंदर हूं, उनका खुदा हूं और खुदा से कभी सवाल नहीं करते। उनके काम, उनके यकीन और उनके फैसलों पर कभी उंगली नहीं उठाते। आप ही ने सिखाया था ना कि अपने नाम को इतना बड़ा बनाओ कि उसके आगे सारे नाम गुमनाम हो जाए। तो मैंने वो कर डाला मां। अगर किसी की गलती है तो वो है आप, जिसने मुझे दुनिया जीतने का ख्वाब दिखाया, मुझे खुदा बनने पर मजबूर किया। अगर कोई गुनहगार है तो वो है आप। अब इसके बाद आपको रुकना है तो रुके, जाना है तो जाए। मैं बदलने वाला नहीं हूं। हम आपका उद्देश्य जानना चाहेंगे मगध सम्राट। अवश्य, परंतु पधारे आप हैं यहां, पहले आपके आने का प्रयोजन जानना चाहूंगा मैं। हमारे देश पर गहन संकट के बादल मंडरा रहे हैं सम्राट। आपका तात्पर्य है आपका देश पौरव राष्ट्र? पौरव राष्ट्र ही नहीं, हमारे देश पर, भारतवर्ष पर। भारतवर्ष सुनने में कितना अच्छा लगता है। भारतवर्ष। आप अपनी बात समाप्त करें। आप सम्राट हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भली भांति अवगत होंगे। यवन अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से सारे विश्व पर अपना आधिपत्य करने निकला। कई राष्ट्रों को वो अपने अधीन कर चुका और अब उसकी दृष्टि हमारे देश पर है।
तक्षशिला पर अधिकार करके वो अपनी छावनी वहां बना चुका है और अब भारत में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। उसे रोकने का केवल एक ही उपाय है कि वो झेलम को पार ना कर सके। और इसलिए इस युद्ध में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तभी हम अलेक्जेंडर को परास्त कर पाएंगे। उत्तम। ये विचार भा गया मुझे। तो आप यहां मगध सम्राट धनानंद के पास पौरव राष्ट्र की रक्षा की भिक्षा मांगने आए हैं। मगध आपको भिक्षा देने के लिए सज्ज है, परंतु आपको भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ाना होगा। राजा के गर्जन से तो भिक्षा नहीं मिलेगी। हम यहां भिक्षा मांगने नहीं, साथ मांगने आए। आपसे सामरिक साझेदारी करने आए। साझेदारी? नापित नंदों से? आज साझेदारी करने आए हो तुम? अब तक क्या हुआ था? तुम्हें क्षत्रिय होने का बड़ा गर्व था ना? तुम क्षत्रियों को लगता है कि तुम ब्रह्मा की भुजाओं से जन्मे हो, इसलिए शक्ति के स्रोत हो। यही कारण है कि हमारे कुल का सदैव अपमान किया है तुम क्षत्रियों ने। सदैव असक्षम समझा, शासन करने में, उचित वस्त्र भूषण धारण करने में, यहां तक कि जीवन जीने में भी। तुम क्षत्रियों का मानना है कि शासन करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा कर्तव्य है तुम्हारी सेवा करना। सिंहासन, रथ, मुकुट सब तुम्हारा, और हमारे लिए यदि कुछ है तो वो है तपती धरा और बरसता अंबर। इसीलिए तुमने कभी हमें सम्राट समझा ही नहीं। जब अवसर मिला, जैसा अवसर मिला, सभी के सभी क्षत्रिय खड़े हो गए हम नंदों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। और आज जब अलेक्जेंडर नाम का पशु तुम्हारा आखेट करने आया है, तो तुम्हें एक नापित नंद साझेदार बनने योग्य लगा। कल तक जिसे मार का कीचड़ समझकर तुम धुतकारते रहे, आज उसी से सहायता की अपेक्षा रखते हो। घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं। मेरी जिंदगी बचाने का शुक्रिया मैं कैसे अदा कर सकती हूँ? मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करके। हम निर्दोषों पर आक्रमण नहीं करते, विशेष करके महिलाओं पर। मेरे सैनिकों से भूल हुई और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, वो तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। मेरे बर्ताव से शायद उन्हें लगा कि मैं दुश्मन हूं और हे ईश्वर, यदि रॉक्सेन के मुंह से निकल गया कि मैं अलेक्जेंडर के पक्ष में हूं, तो मेरा सारा खेल यहीं समाप्त हो जाएगा।
बीत गया उसे भुला देना ही श्रेष्ठ है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस समय यहां क्यों आई हैं, और वो भी एक दासी के वेश में। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अवश्य। अभी तक गई नहीं आप? पहले मैंने सोचा कि यहां से चली जाऊं, फिर कभी तुम्हारी शक्ल ना देखूं। फिर एहसास हुआ कि जो बोया है वो मुझे ही काटना होगा। तुम्हारे वजूद को कोसा था ना मैंने, भूल गई थी कि ये वजूद मैंने ही तो तुम्हें दिया है। काश मैंने तुम्हारे अंदर तुम्हारे वालिद से ऊपर जाने की, इस दुनिया को फतेह करने की आग ना भरी होती। आज एहसास हुआ कि माँ बाप को अपनी बच्चों की आंखों में ख्वाब नहीं भरने चाहिए, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं और सच्चाई सामने आती है तो वो खुद ही टूट के बिखर जाते हैं। तुम अपने आप को शहंशाह कहते हो, वो होगा शहंशाहों का शहंशाह। अलेक्जेंडर महान होगा, मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। वो सिकंदर जो भारत जीतेगा। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा फैसला नहीं, मेरे उन ख्वाबों के हासिल जो मैंने तुम्हारी आंखों में भरे। काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने तुम्हें मैसेडोनिया का बेटा ही रहने दिया होता। मेरा यहां से चले जाना आसान होगा अलेक्जेंडर, मगर मैं यहीं रहूंगी, इंतजार करूंगी तुम्हारे बदलने का, इस खुदा में से अपने बेटे को वापस पाने का, और उम्मीद करूंगी कि एक दिन तुम्हें भी सच का एहसास हो जाए। सच ये है कि मैं हूं खुदा। तो फिर खुदा को हर बात मालूम होनी चाहिए। कुछ और भी है जो तुमसे कहना चाहती हूँ अलेक्जेंडर। मुझे रॉक्सन के बारे में कुछ बताना है। वो तुम्हारे लिए गई तो है, लेकिन दुआ मांगने नहीं। वो तुम्हारे लिए फोरस से मिलने गई। सम्राट धनानंद की ओर से आपके लिए ये भेंट है। पिताश्री, ऐसा नहीं है सम्राट। तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया ब्राह्मण? ये ब्राह्मण अपना अधिकार नहीं जता रहा सम्राट, केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। विषम एवं विकट परिस्थितियों में
राजपुरुषों को उचित परामर्श देना किसी भी ज्ञानी ब्राह्मण का परम कर्तव्य होता है। यदि तुम ज्ञानी होते तो तुम्हें ज्ञात होता कि जब दो राजपुरुष बात कर रहे हो तो बीच में बोलना अपराध होता है। बिना पूछे मंत्रणा मत दीजिए, मौन रहिए आप। यदि हम अन्य शासकों के भांति होते तो यहां आते नहीं सम्राट। तुम अन्यों से भिन्न नहीं हो बमिनी, और यही तो पीड़ा है। तुम जैसे क्षत्रिय चाहते ही नहीं कि हम पनपे, ऐश्वर्य प्राप्त करें। कोई हमें सम्राट पुकारता है तो तुमसे सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अल्पसंख्य हैं। तुम जैसे क्षत्रिय सदैव हमारा शोषण करते आए हो और करना चाहते हो। ये संधि, ये साझेदारी, ये एक भारत का नारा, अखंडता का स्वप्न, सब छल है। वास्तव में ये तुम्हारी दुर्बलता है जिसे तुम एक स्वप्न के पर्दे के पीछे छिपा रहे हो। सम्राट आप बस। मगध आने का प्रयोजन तुम बता चुके हो क्षत्रिय। अब तुम्हारे स्वागत के पीछे की इस नापित नंद की मंशा को जाना। मैं मगध के समक्ष ये उदाहरण रखना चाहता हूं कि जब कोई नंदकुल को हीन समझने वाला क्षत्रिय मगध आता है तो उसका क्या परिणाम होता है। नहीं, सभी कौरव अपने शस्त्र झुका लो। हम यहां मित्रता के लिए आए हैं, युद्ध के लिए नहीं। हमारा युद्ध आपसे नहीं, अलेक्जेंडर से है सम्राट, जो भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को क्षति पहुंचाना चाहता है। हम अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उसके विरुद्ध शस्त्र उठा सकते हैं, पर आप पर प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहां मतभेद भुलाने आए हैं, मतभेद बढ़ाने नहीं। यदि तुम्हें ऐसी ही मृत्यु की अभिलाषा है तो वो मुझे देने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। क्षत्रिय, अपने सम्राट को रोकिए अमात्य। घर आए अतिथि के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नीति और संस्कार दोनों के विरुद्ध है। श्रेष्ठ,
क्या तुम जानते हो अलेक्जेंडर से मेरी शादी किन हालात में हुई थी? नहीं, पर अनुमान लगाना सरल है। उसने आपके साथ भी वही किया होगा जो उसने बारसीन के साथ किया था। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी करती होंगी जिसके कारण विवाह करने के अतिरिक्त आपके पास और कोई मार्ग नहीं बचा होगा। बेशक उसने हमारे शाह का कत्ल कर दिया था, जो मेरे लिए मेरे वालिद से भी बढ़कर थे। हमारे मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया। मुझे ना चाहते हुए भी उससे शादी करनी पड़ी, और तब से मैंने सिर्फ उससे नफरत की है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे एहसास हुआ कि उसके सख्त चेहरे के पीछे छिपा एक दूसरा अलेक्जेंडर भी है। वो अलेक्जेंडर जिसका इल्म इस दुनिया में और किसी को नहीं था। पर मुझे है। जब वो अपनी माता को लेने यहाँ आया था, तब मैंने अनुभव किया था कि उसके मन में एक भावुक बेटे की भावनाएं हैं। और यही बात तुम दोनों में बिल्कुल एक जैसी है। वो भी अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता है। तुम भी। तुम दोनों जुदा होकर भी बिल्कुल एक जैसे हो बोरस। और इस जंग में कई बार तुम्हारा आमना सामना हुआ, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ऑरेकल ने तुम दोनों को एक दूसरे का मुकद्दर बताया था। क्योंकि तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो, मगर फिर भी जुड़े हो। और इसी बात ने मुझे यहाँ आने की हिम्मत दी है। इस जंग से हम सबका सिर्फ नुकसान ही हुआ है बोरस। और देखा जाए तो ये जंग किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या इस जंग को रोकने का कोई तरीका है? निसंदेह। यदि अलेक्जेंडर मेरे देश को छोड़ के चला जाए तो यह युद्ध इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने उस जैसा सूरमा आज तक नहीं देखा। वो कभी हार नहीं मानेगा। एक योद्धा के रूप में उसकी योग्यता की प्रशंसा करता हूं मैं, पर बात जो मेरे देश की हो, उसकी अखंडता की हो, उसकी स्वतंत्रता की हो, तब मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। जब तक मैं अलेक्जेंडर को मेरे देश से खदेड़ नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। समझ सकती हूं मैं। वैसे आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। पर क्या तुमसे कुछ मांग सकती हूं मैं? मेरे वश में होगा तो मैं मना नहीं करूंगा। कहिए। यदि रॉक्सेन ने पुरु को सत्य बता दिया कि मैं अलेक्जेंडर के पक्ष में हूं, तो सौरे किए पर पानी फिर जाएगा मां। अब जो करना होगा शीघ्र करना होगा। कुमार, मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने लाची की संतान को उसके गर्भ में समाप्त करने का प्रयत्न किया। उस पूरे घटनाक्रम में मेरा मन मुझे रोकता रहा। ये आभास होता रहा कि कोई अपराध कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप मां? आपके मन में ये विचार आया कैसे? भावुक मत बनो, अन्यथा दुर्बल हो जाओगे। स्मरण कीजिए,
इस पुरु के कारण हमने क्या खोया है? मुझे ये मार्ग आपने ही दिखाया था, प्रतिशोध मांगा था। अब आप दुर्बल नहीं हो सकती। किंतु ये भी तो संभव है कि तुम्हारे पिता दोषी हो। माँ, आप इन सैनिकों के चिन्ह तो मगध सेना के, किंतु वे अपने साथ ये क्या लाए हैं? ये भेंट सम्राट धनानंद की ओर से पौरव राष्ट्र पुरुषोत्तम के लिए है। धनानंद के प्रत्येक कर्म के पीछे कोई ना कोई उल्टा उद्देश्य होता है माँ। अवश्य ही इस संदूक में कुछ ऐसा होगा जो हमें चकित कर दे। आप मुझसे कुछ मांगने के विषय में कह रही थी। मैं जानती हूँ, अगर इस जंग में मैं तुमसे पीछे हटने को कहूंगी तो वो गलत होगा। और अलेक्जेंडर, वो हर किस हार नहीं मानेगा, पीछे नहीं हटेगा। मगर पोरस, ये बात भी सच है कि अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी में आज तक जितनी बार भी मौत का सामना किया है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ किया है। और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे ये मांगने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ। क्या तुम मुझे ये वचन दे सकते हो पोरस कि इस जंग में तुम अलेक्जेंडर की जिंदगी नहीं लोगे? बेहद मोहब्बत करती हूँ मैं अलेक्जेंडर से, अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ उसके साथ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। आप जो कुछ भी मांग रही हैं वो गलत नहीं है। अपने प्रियजनों की रक्षा करने का प्रयास हम सभी करते हैं। मैं भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी मातृभूमि सबसे अधिक प्रिय है। यदि अलेक्जेंडर ने मेरे देश पर प्रहार किया तो उसके प्राण लेने से पहले मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। बोलो। तुम्हें इसी क्षण मेरे साथ चलना होगा पुत्र। कुछ है जो तुम्हें इसी क्षण देखने की आवश्यकता है। सम्राट धनानंद की ओर से आपके लिए ये भेंट है। क्या है इसमें? इसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। सम्राट धनानंद के कड़े निर्देश हैं कि ये संदूक आप स्वयं खोलेंगे। पिताश्री,
धनानंद ने पिताश्री को पिताश्री नहीं, सम्राट ने आपके लिए संदेश भेजा है। पौरव राष्ट्र के क्षत्रिय राजा को मगध के नापित नंद का अभिवादन। कल्पना कर सकता हूं इस समय तुम्हारे हृदय में पीड़ा होगी और मन में प्रतिकार। सोच रहे होगे कि तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई, परंतु धनानंद नापित नंद है, कुटिल क्षत्रिय नहीं। उसने पिताश्री को मारा नहीं, पर उनकी पगड़ी वापस भिजवाई है। अवश्य इसके पीछे कोई कारण है। यह संदेश पूरा पढ़ो हस्ती, देखते हैं कि इसकी मंशा क्या है। सुना है तुम एक नीतिवान और योग्य राजा हो। उचित अनुचित का भेद ज्ञात है तुम्हें, तो फिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे? क्या तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें बताया नहीं कि जब एक राजा से संधि करनी हो या सहायता लेनी हो तो दूसरे राजा को स्वयं उसके पास उपस्थित होना होता है? तुम्हारी इस भूल ने मुझे अत्यंत क्रोधित कर दिया है और अब बमनी को बचाने का केवल एक उपाय है। कि तुम मुझे आनंदित करो, नीचे से करो। तुम्हारे पिता और उस कुटिल चाणक्य को मैं तब तक अपना अतिथि बना के रखूंगा जब तक तुम स्वयं उन्हें लेने यहां नहीं आते। और हां, यहां आते समय वो भेंट लाना मत भूलना जो मुझे आनंदित करे, क्योंकि धनानंद नाम है मेरा और धन मुझे अत्यंत प्रिय है। धन सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ दे सकता है। मगध में प्रत्येक वस्तु का मूल्य धन से लगता है। तुम्हारे पिता और उस कुटिल चाणक्य को ले जाने का मूल्य मैंने निश्चित कर लिया। अपने पिता को सम्मान पूर्वक यहां से ले जाने का मूल्य 25 मन स्वर्ण और उस बहुमूल्य रत्न चाणक्य के लिए 100 सेर रत्न। और हां, तुम्हारी भूल का मूल्य तुम्हें अपने निजी राजकोष से चुकाना होगा। 10 सेर पारिवारिक पौरव आभूषण। लिखो ना। आशा करता हूं मुझे आनंदित करने तुम शीघ्र अतिशीघ्र आओगे। मगध सम्राट धनानंद। मैंने इस क्षत्रिय की पगड़ी को उसका उचित स्थान दिखा दिया है। मेरे पांव की धूल से सनी इस पगड़ी को ले जाओ उस पुरु के पास। उस सब का प्रबंध किया जाए जो इस पत्र में लिखा है। धनानंद, तुमसे भेंट करने का समय आ गया है। तुम मुझे समझ नहीं पाए
क्योंकि अगर समझ पाते तो इतना जरूर समझ जाते हैं कि मैं अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बोलो। आपको इसी समय तक्षशिला के लिए प्रस्थान करना होगा। मेरा मानना है कि आपके यहां होने की सूचना अलेक्जेंडर को अब तक प्राप्त हो चुकी होगी। हम महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर शत्रु के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ते। ये हमारे संस्कारों और परंपरा के विरुद्ध है। आपके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार, मगर जाने से पहले मैं पोरस को कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो उसके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। जितना तुम्हारे बारे में सुनती थी उतनी ही तुमसे मिलने की तमन्ना जागती थी। देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है तुम में जो अलेक्जेंडर दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। इस वजह से यहां तक आई अपनी जान की बाजी लगाकर। और वाकई अलेक्जेंडर के बाकी सारे दुश्मनों से बिल्कुल अलग हो तुम। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। बस तुम मुझे समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर समझ पाते तो इतना जरूर समझ जाते हैं कि मैं अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बोलो। जिस सीमा के पार आपको नहीं जाना चाहिए था वहां आपको रोक दिया गया है। मेरे सद्भाव, मेरी सहन शक्ति की सीमा को पार करने का प्रयास मत करना, घातक सिद्ध हो सकता है। यदि हम नारी का सम्मान करना जानते हैं तो मर्यादा से बाहर आने पर उसका विरोध करने में भी सक्षम है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लेना। इसे क्षण तक्षशिला के लिए प्रस्थान करना होगा। मैं इसे सीमा तक छोड़कर आता हूं। यहां के मार्गों और बाधाओं से मैं भली भांति परिचित हूं। इस समय तुम्हारे लिए उस संदेश का उत्तर देना अधिक आवश्यक है जो हमें मिला है। तुम अरस्ती उससे निपटो, मैं हूं यहां लाची और पौरव रश का ध्यान रखने के लिए।
धनानंद की मंशा ठीक नहीं लगती पौरव श्रेष्ठ। जानते हैं आचार्य। तो फिर आप ये बात भी भली भांति जानते होंगे पौरव श्रेष्ठ कि धनानंद ने पुरु को यहां पर संधि के विषय में वार्ता करने के लिए नहीं बुलाया है, अपितु किसी विशेष प्रयोजन हेतु यहां बुलाया है। हमें पुरु के यहां पहुंचने से पूर्व ही यहां से निकलने का प्रयत्न करना होगा। नहीं आचार्य, हमारा मानना है कि यहां से भागने के विषय में सोचना भी अनुचित होगा। अद्भुत! पहली बार एक क्षत्रिय देखा है जो कि दूर की समझ रखता है। कम से कम मगध की सुरक्षा व्यवस्था और शक्ति को कम आंकने का प्रयास नहीं किया इन्होंने। मैं इनके तर्क से हर प्रकार से पूर्णतः सहमत हूं। सीखो, सीखो ना ब्राह्मण, ज्ञानी तुम हो पर गुणी ये बमनी है, जिन्होंने हम नंदों के बल को समझा। बुद्धि के समक्ष बल सदा पराजित होता है सम्राट। बलपूर्वक आप अपने एक शत्रु पर अवश्य विजय पा सकते हैं, परंतु बुद्धि वो शस्त्र है जिसके उपयोग से समस्त संसार आपके समक्ष नतमस्तक होने को बाध्य हो जाता है। ना, यहां से पलायन करने का विचार भी मत करना, अन्यथा बुद्धिहीन होने का कलंक तुम्हारे सपाट मस्तक पर सदैव के लिए लग जाएगा ब्राह्मण। सोचो, बुद्धिमान विष्णुगुप्त चाणक्य बुद्धिहीन, स्मरण रहे मगध है ये, मगध। यहां से भागना असंभव है। किंतु एक बात तुम्हारी उचित है, मैंने पुरु को यहां एक उद्देश्य से बुलाया है। जानना चाहते हो वो उद्देश्य क्या है? वर्षों पूर्व मेरे पिता ने मुझसे कहा था, यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा उपहास उड़ाए या तुम पर हंसे, तो उसे अपनी योजना विस्तार से बता देना। किंतु मुझे भाता नहीं कि कोई मुझ पर हंसे, इसलिए मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बताता। भगवान से भी नहीं। और यदि मैंने अभी सब कुछ बता दिया तो जो आनंद आने वाला है वो अधूरा रह जाएगा। जानते हो मगध क्या है? मैं मगध हूं। यहां सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। क्या होगा, कब होगा, कौन श्वास लेगा और कौन श्वास नहीं लेगा, ये सब मैं सुनिश्चित करता हूं। तुम दोनों अभी जीवित हो क्योंकि मैंने तुम्हारी श्वास चलने दी है, इसलिए यहां से जाने का प्रयास भी मत करना। बमिनी, तुम्हारे प्राणों के साथ साथ मान का दान भी दिया है मैंने,
अभी केवल तुम्हारी पगड़ी पुरु के पास भेजी है। समझदार हो, समझाओ इस कुटिल ब्राह्मण को। यहां से जाने का प्रयास कर मुझे विवश मत करना कि तुम्हारा सर पौरव राष्ट्र भेजना पड़े। क्या लगता है आपको सम्राट कि हम आपके सैन्य बल से भयभीत हैं, आपका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए इस अतिथि कक्ष में स्वयं को बंदी मान बैठे हैं? नहीं, मत भूलिए कि हम पुरु के पिता हैं। निशस्त्र है, परंतु इस कक्ष में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को शस्त्र बनाकर आप पर प्रहार कर सकते हैं। परंतु हम शांत हैं, स्थिर हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने पुरु को यहां बुलाया। उस सांधी को निमंत्रित किया है जिसका तोड़ अब तक संसार का विजेता अलेक्जेंडर नहीं निकाल पाया। हम यहां हैं कि आपको पुरु से मिलता देखें, आपके हर प्रयोजन, हर उद्देश्य का स्वप्न पुरु के हाथों भंग होते हुए देखें। आपको धन से आनंद आता है, हमें आनंद तब आएगा जब पुरु यहां आएगा और अपने पराक्रम से आपको समझा देगा कि भारत को सुरक्षित रखने के उसके प्रण के बीच कोई नहीं आ सकता। साक्षात मगध का ईश्वर भी नहीं। तो सज्ज रहिएगा सम्राट, क्योंकि जब पुरु यहां आएगा तो अपना उद्देश्य भगवान को भी ना बताने वाला ये धनानंद स्वयं से पूछेगा कि क्यों उसने पुरु को यहां निमंत्रित किया। तुम्हें क्या लगता है पुरु, धनानंद को हमसे क्या चाहिए? वो मैं नहीं जानता हस्ती। मैं किसी भी दशा में आचार्य और पिताश्री को पौरव राष्ट्र सुरक्षित लेकर आऊंगा। और धनानंद को भी हमें अपने पक्ष में करना होगा पुरु, अन्यथा भारी क्षति उठानी होगी। धनानंद धन का लोभी हो सकता है हस्ती, किंतु मेरे लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति मेरे देश की स्वतंत्रता है। अलेक्जेंडर से अपनी देश की रक्षा के लिए मैं बड़ा सा बड़ा मूल्य चुका सकता हूं। हमें हर हाल में रॉक्सेन को यहां महफूज लाना होगा हेफेस्टियन।
किसकी इजाजत और किसकी राय से तुमने फैसला किया रॉक्सेन? अलेक्जेंडर हूं मैं, इस दुनिया का खुदा, जिसके सामने मिस्र, बेबीलोन, फारस की हुकूमतों ने अपने घुटने टेक दिए और उस अलेक्जेंडर की बीवी एक फिद्दी से राजा के सामने अपने घुटने टेकाई, जिसे कीड़ों की तरह रेंगता हुआ देखना चाहता था मैं। उसके सामने तुम सिकंदर के जलाल का सर झुकाए, जिसकी हथेलियों में मैं अपने तरस का तवारुक देखना चाहता था। तुम उसके सामने रहम का दामन फैलाए। क्यों? मैं सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहती हूँ अलेक्जेंडर। सलामती? सलामती भीख में नहीं मांगी जाती है रॉक्सेन, बाजुओं के जोर से जीती जाती है। आज तक मैंने जो भी चाहा वो मैंने पाया। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा नाम था रॉक्सेन, जिसे तुम एक तारीख में गुमनाम शख्स के सामने बिगाड़े। तुमसे बेहतर तो वो बारसीन रही, जो नाकाम जरूर रही पर झुकी नहीं, जिसने पूरी ताकत से मुझसे अपना इंतकाम लेना चाहा। और तुम मेरे जान के अमान की भीख मांगाई। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से आज। जिसके सामने मेरा नाम खराब हुआ, मैं उसका नाम इस दुनिया से मिटा दूं। और तुम्हें भी इस गुनाह के लिए बख्शा नहीं जाएगा रॉक्सेन। अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रॉक्सेन, तो तुम इस वक्त खड़ी होकर मेरे सामने सांसें नहीं ले रही होती। ये सब तुमने मेरी मोहब्बत के लिए किया ना, तो जुबान है अलेक्जेंडर की कि अब से तुम मेरी मोहब्बत को तरसोगी। पोरस की क्या खबर है? मैं जल्द से जल्द उसका और पूरा मुल्क का मसला हल करना चाहता हूं। समझिए कि सही समय आ गया है सम्राट। पुरु इस समय पौरव राष्ट्र में उपस्थित नहीं है और सोने पे सुहागा की बमनी और आचार्य चाणक्य भी पौरव राष्ट्र से दूर है। पौरव राष्ट्र इस समय एक निर्धन की गैया है, जिसमें शक्ति हो वो उसे हाँक ले जाए। पर ये लोग अचानक से गायब कहां हो गए? मगध। इससे पहले कि उन्हें मगध से मदद मिले, हमें पौरव मुल्क पर मैसेडोनिया का परचम लहरा देना चाहिए। हाँ, किंतु आक्रमण करने से पूर्व मुझे एक बार पौरव राष्ट्र जाना होगा। वो क्यों भला? एक पुराना ऋण है जिसे वसूलना है मुझे। कुछ ऐसा है वहां जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझसे छीन लिया गया है। पौरव महारानी लाची। और यही सही समय है, मैं हर हाल में उसे वापस पा सकूं। मैं अलेक्जेंडर को पहले ही सूचना दे चुका हूं कि इस समय पौरव राष्ट्र में कोई नहीं है। वो पौरव राष्ट्र को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होगा। इधर मैं लाठी को लेकर यहां से निकलूंगा और उधर अलेक्जेंडर यहां धावा बोल देगा। ईश्वर की कृपा है मामीश्री कि आप और अंबी कुमार यहाँ मेरे साथ उपस्थित हो।
पुरु और पिताश्री यहाँ नहीं है और बाबा भी दस्युलोक में है। ऐसे में किसी विषम परिस्थिति में कोई तो अपना है जो मेरे साथ है। क्या हुआ मामी श्री? आप विचलित सी प्रतीत हो रही है। विचलित नहीं, सोच में हूँ। जब से मैं और अम्बी यहाँ आए तब से कुछ है जो मेरे मन को कचोट रहा है। मन की बात किसी अपने को कहने से मन शांत हो जाता है मामी श्री। उचित कहा। कदाचित वो समय आ गया है कि मैं इस विषय में खुलकर बात करूं। मैंने अपने पति को खोया और अम्बी ने अपने पिता को। उनके हत्या के वास्तविक कारण केवल तुम मुझे बता सकती हो। उस दिन क्या हुआ था लाची? मुझे सत्य जानना है ताकि मन पर कोई बोझ ना रहे। इतने लंबे समय तक इस प्रश्न को अपने हृदय में छिपाकर रखना आपके लिए कितना पीड़ादायक हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ मामी श्री। किसी भी स्त्री के लिए ये प्रश्न कि उसका पति, उसके पुत्र का पिता एक अच्छा व्यक्ति है या नहीं, उसे विचलित कर सकता है। किंतु आज आपने साहस जुटाकर मुझे ये प्रश्न पूछ ही लिया है, तो मैं भी अपने साहस का परिचय देकर आपको सत्य से अवगत कराऊंगी। सत्य ये है मामी श्री कि पुरु और पिताश्री की अनुपस्थिति में तक्षशिला नरेश ने पौरव राजभवन पर आक्रमण किया। ज्येष्ठ। व्यू की रचना आरंभ करो। मैं स्वयं अनुसुईया को व्यू में लेकर जाऊंगा। तक्षशिला के व्यू में स्वागत है पौरव राजमाता। यह अम्बी कुमार का संदेश है। वह मुझसे नंदनवन में मिलना चाहता है। मूर्ख हो तुम जो ये समझते हो कि तक्षशिला के लोग कभी पौरवों के साथ संधि करेंगे। आज तुम्हारे सारे पापों का अंत होगा अम्बीराज। मैं जानती हूँ कि ये वो सत्य नहीं है जो आप सुनना चाहती हैं, परंतु वास्तविकता यही है। प्रतिशोध की ज्वाला में एक मनुष्य अपनी सारी मर्यादा, सारे संबंधों और भावनाओं की आहुति दे देता। कदाचित यही परिस्थिति तक्षशिला नरेश की हुई थी, पर मुझे विश्वास है मामी श्री कि तक्षशिला और पौरव राष्ट्र अपने काले इतिहास को पीछे छोड़कर भविष्य के प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद लाची, मुझे सत्य बताने के लिए। आशा है आज के स्पष्ट सत्य से हम भविष्य में उचित मार्ग का चयन और अनुसरण कर सकेंगे। तुमने मुझसे मेरा सर्वस्व छीन लिया पुरु, और मैं तुमसे वो छीनूंगा जो तुम्हारा सब कुछ है। लाची,
विलंब से ही सही, पर अब बनी कुछ बात। एक राजा दूसरे राजा से भेंट करने आया है, और एक राजा वो भेंट भी लाया है जिसकी मांग दूसरे राजा ने की थी। उत्तम धन मुझे सबसे अधिक आनंद देता है, और वो आनंद और भी अधिक बढ़ जाता है जब संतोष हो जाए। जितना चाहा उतना मिला। महामात्य जी, महामात्य को कष्ट देने की क्या आवश्यकता? जितना मांगा था उससे 10 गुना धन लेकर आया हूं आपके पास। आपने मुझे ये मार्ग सुझाया था। वो आप ही थी ना मां, जो मुझे प्रतिशोध के लिए यहां लेकर आई। हाँ, और अब मैं ही तुमसे कह रही हूं कि हमारा मार्ग अनुचित है। जो हम कर रहे हैं वो अपराध है, पाप है पुत्र। अभी तक जिसे मैं सत्य समझ रही थी वो भ्रम के बादलों में छिपा हुआ झूठ था अम्बी। मेरी बात को समझने का प्रयास करो पुत्र। मुझे स्वयं अभी ये ज्ञात हुआ कि सत्य क्या है, और अब समय आ गया है कि तुम भी स्वीकार करो। दोष तुम्हारे पिता का था, इन लोगों का नहीं। मेरे पति, तुम्हारे पिता केवल एक देशद्रोही नहीं थे, किंतु उन्होंने अपनी बहन की भी हत्या की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अब मेरी अपनी मां उन लोगों का पक्ष लेगी, उन लोगों का जिन्होंने हमारे संसार को जलाकर राख कर दिया है। नहीं अम्बी, तक्षशिला जिस आग में जलकर राख हुआ उसे तुम्हारे पिता ने सुलगाया था, और उसके पश्चात हम उसे हवा दे रहे हैं। अम्बी, स्थिति के और बुरे होने से पहले हमें ये सब रोकना ही होगा। अब ये नहीं रुक सकता मां। मैं इस मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका हूं कि मेरे पीछे लौटने का कोई अवसर नहीं। हाँ, आगे बढ़ूंगा तो वो अवश्य पा सकता हूं जिसे पाने की चाह मेरी वर्षों से है, पर अगर पीछे लौटा तो अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। अब मैं बल से या छल से, ताम ताम दंड भेद से अपनी हर वस्तु पूरे छीन लूंगा। जो मेरा है उस पर केवल मेरा ही अधिकार होगा। नहीं अम्मी, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। मेरा पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा हो चुका है।
अब यदि मैं भूल स्वीकार कर भी लूं, तब भी उन अनगिनत हत्याओं का कलंक मेरे सर पर रहेगा जो मेरे कारण पौरव राष्ट्र में हुई। इधर से पुरु प्रहार करेगा, उधर से अलेक्जेंडर। अब मेरी सिर्फ एक ही ढाल है, तक्षशिला और पौरव राष्ट्र का मुकुट। अपने पिता की भांति बातें मत करो अम्बी। मुझे लगा था आप मेरी माता की भांति बनकर मुझसे बात करेंगी, पर यहां तो पुरु की मामी खड़ी है। अब आपका और मेरा दृष्टिकोण अलग हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता मां। मैंने अलेक्जेंडर को पहले ही सूचना दे दी है कि इस समय पौरव राष्ट्र में कोई नहीं है। वो पौरव राष्ट्र को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होगा। इधर मैं लाची को लेकर यहां से निकलूंगा और उधर अलेक्जेंडर यहां धावा बोल देगा। आज की रात पौरव मुल्क की आखिरी रात होनी चाहिए। बूढ़ा, बच्चा, औरत, जवान जो देखे उसका कत्ल कर दो, ताकि पोरस को यह एहसास हो कि अलेक्जेंडर से दुश्मन उसे कितनी महंगी पड़ सकती है। इसी झेलम की कसम खाई थी ना पोरस ने कि वो मुझे अपनी माटी से खदेड़ फेंकेगा। तो जब पोरस वापस लौटे तो ये झेलम उसे यहीं के लोगों के खून से लाल दिखनी चाहिए। अलेक्जेंडर जिंदाबाद! अलेक्जेंडर जिंदाबाद! अलेक्जेंडर जिंदाबाद! अलेक्जेंडर जिंदाबाद! जंग की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल है। हम बस आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो जो यहां रुके हैं उन्हें एहसास दिला दो अलेक्जेंडर के जलाल का। और तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि जंग दुश्मन से भीख मांग कर नहीं, उसकी जिंदगी छीन कर फतेह की जाती है। इस पोरस के सामने तुम मेरे लिए भीख मांगने गई थी, अपने हाथ फैलाने गई थी। वो पोरस घुटनों के बल गिरकर हाथ बांधे मेरे सामने होगा। कुछ पल की देर है रुकसेन। एक बूढ़े पिता और क्रोधी ब्राह्मण के लिए कुछ अधिक मूल्य चुका रहे हो तुम। मैं तुम्हारी जगह होता तो एक कौड़ी अधिक नहीं देता। ना ना ना, व्यापार करना नहीं आता तुम्हें। एक पुत्र के लिए अपने पिता और शिष्य के लिए आचार्य व्यापार की वस्तु नहीं होते सम्राट। यदि फिर भी आप व्यापार की बात करना चाहते हैं तो सुन लीजिए। यह 10 गुना धन मैं अपने पिता या आचार्य को मुक्त करवाने के लिए नहीं लाया। आपने पौरव राष्ट्र को एक संदेश भिजवाया था सम्राट, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि मगध में हर वस्तु का एक मूल्य होता है। यह धन वही मूल्य है जिसके बदले मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आपकी और आपकी सेना की सहायता से मैं अलेक्जेंडर को भारत से खदेड़ना चाहता हूं। तुम अत्यंत धूर्त व्यापारी हो पूर्व। इससे पूर्व तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे आचार्य अमूल्य हैं, और अब उसी पिता, उसी आचार्य का बलिदान देने के लिए तत्पर हो गए मगध की सेना के सहयोग के लिए। स्मरण रहे पुरु, एक राजा के लिए पिता हो, आचार्य हो, परंतु सर्वप्रथम आती है उसकी प्रजा। प्रजा की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा ही धर्म, प्रजा ही कर्तव्य।
परंतु तुम तो राजा का धर्म निभाने में असफल रहे। असफल तो आप हो रहे हैं अमात्य राक्षस। बहुत सुना है मैंने आपकी तीव्र बुद्धि और विवेक के विषय में, किंतु आपकी बुद्धि और विवेक मुझे समझने में विफल हो रहे हैं। मुझे अपने पिता और आचार्य को मुक्त करवाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं सम्राट। मैं अपने पिता और आचार्य को भली भांति जानता हूं। जिस समय आपने उन्हें बंदी बनाया होगा वो उसी क्षण समझ गए होंगे कि मैं यहां अवश्य आऊंगा, किंतु मेरे यहां आने का उद्देश्य उन्हें मुक्त करवाना नहीं, अपने देश अपनी मातृभूमि की रक्षा करना होगा। अपने देश अपनी मातृभूमि से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता। इस सीख मुझे मेरे माता पिता ने दी है। जो कार्य मेरे पिता और आचार्य यहां करने आए थे उसी कार्य को पूरा करने मैं यहां आया हूं। लीजिए अपना मूल्य और दीजिए अपना संयोग, ताकि मैं अलेक्जेंडर को अपनी मातृभूमि की छाती से बाहर फेंक सकूं। पहली बार ये धनानंद किसी के विचारों से प्रभावित हुआ है। तुम्हें यहां पर बुलाकर मैंने कोई भूल नहीं की पुरु। तो आप ही बता दीजिए सम्राट, मुझे यहां बुलाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? यदि कहकर बता दिया तो दिखाने का आनंद अधूरा रह जाएगा। अफसोस, पोरस अपने मुल्क की आखिरी जंग लड़ नहीं पाएगा। अलेक्जेंडर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी है कि यहाँ पौरव राष्ट्र में इस समय कोई नहीं। किसने कहा कि यहाँ कोई उपस्थित नहीं? पौरव राष्ट्र की महारानी अब भी जीवित है अम्बी।